नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नज़र। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में दिन की कुछ बड़ी खबरें देखेंगे, उस पर जुड़ेंगे अपने उन संवाददाताओं से जिन्होंने दिन भर रखी है इन बड़ी खबरों पर पैनी नज़र। आइए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से जुड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी का दौरा किया। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी को न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया था। पीएम मोदी ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत नियामक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी। एक प्रतिष्ठित संरचना के रूप में इमारत की अवधारणा तैयार की गई है, जो एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट IFSC की बढ़ती प्रमुखता और महत्व को दर्शाता है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX, जो कि GIFT IFSC में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, उसका भी शुभारंभ किया। IIBX भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ मूल्य संवर्धन का पता लगाने की सुविधा प्रदान करेगा। यह भारत को वैश्विक सर्राफा बाजार में अपना सही स्थान हासिल करने के साथ साथ निष्ठा और गुणवत्ता के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला को अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगा। IIBX भारत को एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में वैश्विक सर्राफा कीमतों को प्रभावित करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता पर फिर से जोर देता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में और मदद मिलेगी। भारत अब USA, UK और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में, और उन्होंने वहां पर 2 खास संस्थानों का गिफ्ट दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो 2 खास संस्थान हैं वो खास तौर पर जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय भवन है, उसकी आधारशिला रखी गई है। और इसके साथ ही जो भारत में एक और बुलियन एक्सचेंज से जुड़ी हुई जो संस्थान है, उसका उन्होंने IIBX का उन्होंने उद्घाटन किया है, उसको लॉन्च किया है। तो ये दोनों संस्थाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से हम देखें, भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जो वैश्विक स्तर पर जो कारोबार है, जो शेयर बाजार है, उसको प्रभावित करेगा। और जो बुलियन एक्सचेंज है वो ख़ास तौर पर वैश्विक सर्राफा बाजार में भारत को सही स्थान दिलाने के लिए है। हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना देव जुड़ चुकी हैं। फोन लाइन पर मौजूद है मेघना। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आज का दिन भारत के अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान के लिए, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थान के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार जो है उसमें भारत के स्थान के लिए ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। इन दोनों संस्थाओं, एक का शिलान्यास और एक को लॉन्च किया गया है। मेघना, बिल्कुल, देखिए लालचंद्र, अहम बात यहाँ पर सबसे अहम बात है कि पहले IFSCA का जो बिल्डिंग बनेगा, जो हेडक्वार्टर्स बनेंगे, उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रखी है। और अगर देखिए
तो एक रेगुलेटर के तौर पे और डेवलपमेंट के लिए भी आईएफएससी काम करता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो ये सभी चीजों को केटर करता है। और एक तरीके से गिफ्ट आईएफएससी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर और नए आयाम पर ये हेडक्वार्टर ले जाएगा। उसके अलावा अगर आज कुछ जो प्रमुख चीजें, जो प्रमुख एमओयू साइन हुए हैं, जो आईएफएससीए के साइन हुए हैं, अगर देखें तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज से जो स्वीडन, लक्जमबर्ग, कतर और सिंगापुर, इन कंट्रीज के साथ साइन हुए हैं। उसके अलावा भी एक जो रीजनल ऑफिस है, खासकर न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, उसका एक रीजनल ऑफिस है जिसे सेटअप किया गया है गिफ्ट आईएफएससी में, जो कि फेस होगा एक तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डेवलपमेंटल इम्पैक्ट है, जिन प्रोजेक्ट का जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन असिस्ट करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में असिस्ट करते हैं, उनको एक गति देगा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया जो इंडियन रीजनल ऑफिस है। उसके अलावा भी मल्टीनेशनल बैंक, 3 लीडिंग मल्टीनेशनल बैंक, जोश बैंक हो या फिर जेपी मॉर्गन चेज या एमयूएफजी बैंक जो एक जापानीज बैंक है, इन्होंने भी अपने आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के जो ऑपरेशंस हैं उनकी शुरुआत आज की है। तो कई अलग अलग क्षेत्रों में और कई अहम माइलस्टोन्स आज अनाउंस किए गए हैं यहाँ पर गिफ्ट से। बिल्कुल। और अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के संबोधन पर अगर नज़र डालें, जो उन्होंने उस समय अपना संबोधन दिया, उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि जन कल्याण से जग कल्याण, और भारत की जो ताकत है उसमें भविष्य के भारत के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और उसी तैयारी के रूप में इन दोनों संस्थानों को देखा जा रहा है। मेघना। बिल्कुल, और खासकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में जब बात की, तो लालचंद्र, ये भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है जो कि गिफ्ट आईएफएससी में होगा, और इसे एस्टैब्लिश किया गया है इस विजन से कि इंडिया एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर एस्टैब्लिश हो, जहां बात होती है ग्लोबल बुलियन प्राइसेस की। और एक तरीके से जो आईबीएक्स है, ये जो बुलियन एक्सचेंज है, वो प्राइस डिस्कवरी की बात हो या फिर स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो, क्वालिटी अश्योरेंस की बात हो, इन सभी चीजों को इंश्योर करेगा। और एक तरीके से जो फाइनेंशियलाइजेशन गोल्ड का जो है भारत में, उसको गति देगा। अहम बात यह भी है कि क्वालिफाइड ज्वेलर्स को भी एक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा कि वो एक मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए गोल्ड को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकें। तो ये अपने किस्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि हम जानते हैं भारत विश्व में सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर, एक प्रिंसिपल कंज्यूमर के तौर पर भारत देखा जाता है। बहुत ज्यादा गोल्ड यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उसका आज लॉन्च हुआ है। उसके साथ ही एनएससी आईएफएससी एसजीएक्स कनेक्ट, जो कि जो सिंगापुर एक्सचेंज से जो एक कनेक्ट जो एस्टैब्लिश किया गया है, वो भी बहुत अहम होगा, जिसमें अगर देखें तो ब्रोकर और डीलर जो होंगे भारत से या इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के, वो भी ट्रेड डेरिवेटिव इस कनेक्ट के थ्रू कर सकते हैं बड़े पैमाने में। तो बहुत अहम ये भी एक इनिशिएटिव है। और अगर हम एक चीज और यहाँ पर लालचंद्र मेंशन करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने भी एक एमओयू साइन किया है आईएफएससीए के साथ, जिसमें एक अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एमओयू साइन किया गया है, जो कि फिनटेक और स्पेस टेक के बीच में किस तरीके से पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाए और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर ये एमओयू साइन किया गया है। और इस तरीके से इसमें भी अगर हम देखें और भी कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आज किए गए हैं, और खासकर लॉन्च एक किया गया है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म का। तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग की, ऐसे चीजों को ये गति देगा। तो कई तरह के विभिन्न क्षेत्रों में आज जो है, अगर देखें खासकर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर के लिए कई सौगातें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और खासकर जब गिफ्ट सिटी की बात करते हैं तो इसी को
फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का एक इंटीग्रेटेड हब बनाने की दिशा में ये एक और नया चैप्टर है, नया अध्याय है। जी मेघना, ये जो IIBX है ये भारत में नई शुरुआत है, इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को आप इसके बारे में ज़रूर दें। जो शेयर बाज़ार है वहाँ पर जैसे कैश का कारोबार होता है, ट्रेडिंग होती है, ये जो बुलियन एक्सचेंज है IIBX, इसमें किस तरह से कारोबार होगा? अगर संक्षेप में आप कुछ आसान शब्दों में बता पाएँ तो। कि देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया एक तरीके से गोल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और अगर हम देखें तो भारत इतना लार्ज इंपोर्टर होने के बावजूद, कंज्यूमर होने के बावजूद इन्फ्लुएंस नहीं रखता है जहां प्राइस सेटिंग की बात होती है। कोई इन्फ्लुएंस नहीं है भारत का ग्लोबल मार्केट में। वो जो प्राइस डिटरमाइन होते हैं, प्राइस सेटिंग जो भी होती है लंदन, न्यूयॉर्क, ऐसी जगहों पर ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस जो होता है प्राइस का, वो होता है। अब इस एक्सचेंज के आने से भारत जो है एक प्राइस सेटर के भी, प्राइस इन्फ्लुएंसर के भी तौर पर आगे बढ़ेगा, उस पर काम कर सकेगा। अगर हम देखें तो यूनियन बजट 2020-21 में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि इस इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को IFSC में सेटअप किया जाए, और खासकर अगर यहाँ पर देखें तो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की ओर ट्रांजिशन होगा। जब IIBX ये जब शुरू हुआ है आज, तो एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरफ होगा जिसमें ना केवल ट्रेडिंग होगा बल्कि बुलियन डिपॉजिटरी भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज है जो इनेबल होगी। डिपॉजिटरी का मतलब एक रेगुलेटेड वॉल्ट बनाया गया है जहां पर गोल्ड बुलियंस को रखा जा सकता है। उसके अलावा अगर देखें तो जो डोमेस्टिक ज्वेलर्स होते हैं, 1990s के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं जो IIBX में क्वालिफाइड हैं, वो डायरेक्टली इस चैनल के थ्रू गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। उसके अलावा वॉल्टिंग फैसिलिटीज, जैसा मैं आपको बता रही थी, तो ये वॉल्टिंग फैसिलिटीज को भी सेटअप किया गया है IFSC में, जहां तकरीबन 125 टन गोल्ड और 1000 टन सिल्वर रखने की कैपेसिटी है। तो ये सब चीजें अगर देखें तो ट्रेडिंग हब बनाने के लिए एक तरीके से बिलियन मतलब वॉल्टिंग फैसिलिटीज जो हैं, सभी की बुलियन सेंटर्स इंडिया में जो बनेंगे वो एक तरीके से बुलियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए फीड कर सकते हैं और एक्सपोर्टर्स के लिए भी। तो ये एक ट्रेडिंग हब बनाना डिपॉजिटरी के माध्यम से, और उसके साथ ही इन्वेस्टर्स को और ज्यादा यहाँ पर लाना, जो लोग अपना जो डिपॉजिटरी है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में खरीदते हैं, उनके लिए इंडिया भी अब एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट मार्केट बन के उभरेगा। तो ट्रेडिंग एक इसका सेक्टर है ही IIBX का, लेकिन उसके अलावा डिपॉजिटरी भी एक अहम चीज है जो इस IIBX के लॉन्च से एक इनेबल हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए और आसान शब्दों में समझाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के दौरान जो 2 प्रमुख संस्थान हैं, एक का शिलान्यास और दूसरे को लॉन्च किया गया, उसके बारे में जानकारी दे रही थी। और अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और दूसरी बड़ी खबर जो है वो संसद से है। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार का दिन यानी आज भी हंगामा ही हंगामा रहा और पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे के चलते थोड़ी देर भी आज संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। पहले दोनों सदनों को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई फिर से हंगामा शुरू हो गया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि पार्टी की सर्वोच्च नेता होते हुए सोनिया गांधी को उनके बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन माफी मांग, अनकंडीशनल माफी तो नहीं मांगा है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है, इसमें सोनिया जी को जिन्होंने अपॉइंट किया है, बिकॉज कांग्रेस पार्टी का कल उदित राज भी अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट सपोर्ट किया है। इससे पहले भी जब मुर्मू जी का कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था, तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बुरा बयान आया था। ये सब लेते हुए कांग्रेस और विशेषतः अधीर रंजन का देखते हुए सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए।
और राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर आसीन लोगों का ऐसा अपमान कांग्रेस के जमाने में होता रहा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी माफी मांगने की अपील की। भारत के राष्ट्रपति के प्रति अगर कोई हल्की टिप्पणी करता है, अपमान करता है, तो उसको तो बगैर सोचे माफी मांगनी चाहिए। आखिरकार कांग्रेस के नेता संकोच क्यों कर रहे हैं माफी मांगने पर? क्योंकि ये पहली बार नहीं, बार बार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान किया है। चाहे सीएजी की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात हो, या बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हों, सबका अपमान पूर्व में भी किया गया। यहाँ तक कि ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम अपनी सरकारों के समय किया। मैं आशा करता हूँ सोनिया जी, राहुल जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, ये माफी मांगेंगे और बगैर संकोच के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ इस बड़े खबर पर। शैलेंद्र, जिस तरह से कि 10वां दिन आज था मॉनसून सत्र का, लेकिन आज बिल्कुल कामकाज नहीं हो पाया। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ विपक्ष के मन में भी चल रहा है कि वो कोई ना कोई मुद्दा उठा करके संसद के कामकाज में फिलहाल इस मूड में दिखाई नहीं दे रहा कि कोई बिल पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो या फिर पारित हो। देखिए, बिल को पारित कराने को लेकर या विधायी कामकाज को लेकर विपक्ष निश्चित तौर पर गंभीर नज़र नहीं आ रहा है। हमने देखा कि आज को अगर देखें मिलाकर तो 2 हफ्ते अब हो चुके हैं संसद की कार्रवाई में, मानसून सत्र में, और उसमें सिर्फ आप देखें कि एक डोपिंग रोधी विधेयक वो लोकसभा से पारित हो पाया और महज एक और विधेयक सदन में पेश हो पाया है। तो निश्चित तौर पर विधायी कामकाज में उतनी प्रगति नहीं हुई है जो एक तरह से रणनीति लगती है विपक्षी दलों की कि वो सदन में हंगामा करें। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते थे, सरकार अब चर्चा को तैयार है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री अब स्वस्थ होकर हम जानते हैं कल ही सदन में आ चुकी है। तो ऐसे में अब दिक्कत क्या है? और आज तो यहाँ तक कहा संसदीय कार्य मंत्री ने कि जनता सांसदों को चुनकर भेजती है सदन में चर्चा के लिए, बहस के लिए, संवाद के लिए। गांधी स्टेच्यू पर हम जानते हैं कि चिकन खाने का एक विवाद आज लगातार मीडिया में सुर्खियों में रहा। तो उन्होंने इस पर एक तरह से टिप्पणी की कि खाने पीने के लिए वहाँ पर नहीं भेजती, चर्चा के लिए भेजती है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों को आड़े हाथों भी ले रही है सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, और ये कह रहे हैं कि आखिर वाद विवाद, चर्चा, बहस से वो क्यों भाग रहे हैं, जब जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं संसद में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, सरकार चर्चा को तैयार है। हम जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और उन नियमों के तहत वो चर्चा चाहता है जिस पर एक तरह से कोई अनुमति नहीं मिली है। बावजूद इसके विपक्षी दल अड़े दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि तख्तियां लाने की वजह से पहले लोकसभा से 4 कांग्रेसी सांसद निलंबित किए गए थे पूरे सत्र के बचे दिनों के लिए, और राज्यसभा में तो हमने देखा 3 बार अलग अलग समय पर इस हफ्ते 19 सांसद, फिर 1 सांसद, फिर 3 और सांसद निलंबित किए गए। ये सांसद धरना प्रदर्शन पर भी बैठे। तो ऐसे में विपक्षी सांसदों के कई सांसदों पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्षी दलों का रुख यही लगता है कि संसद की कार्रवाई में बाधा डाली जाए। इस बीच हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी कल से लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, सदन के अंदर और बाहर भी। जी शैलेंद्र, जिस तरह का रुख अपना रखा है विपक्ष ने, और उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी के मामले में सत्ता पक्ष ने भी जिस तरह से एक तरह से कहें तो प्रतिवाद किया है, ऐसे में क्या लगता है कि आने वाला जो हफ्ता होगा उसमें कोई उम्मीद बनती है क्या कि किसी तरह से कोई फॉर्मूला निकले जिसमें कि विपक्ष भी कामकाज होने दे और सत्ता पक्ष भी जो ये राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी का मामला है उसके मामले में सत्ता पक्ष भी कुछ मान जाए और कोई एक ऐसा समझौता निकल आए दोनों पक्षों के बीच? जी देखिए, संसदीय लोकतंत्र में और खास तौर पर जब संसद चल रही होती है
तब हम अक्सर ये देखते हैं कि कई दिन लगातार कुछ मुद्दों पर टकराव होता है, सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती है, लेकिन फिर रास्ता निकलता है। कभी राज्यसभा के सभापति पहल करते हैं, कभी लोकसभा अध्यक्ष पहल करते हैं, कभी सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष से बात करते हैं, कभी विपक्ष भी अपनी रुख पे नरमी लाता है, तो एक रास्ता निकलता है। और हमने देखा कि इन 2 हफ्तों में हंगामे के बीच भी कई बार दोपहर के बाद लोकसभा में हंगामे के साथ विधायी कामकाज पर प्रगति हुई। हालांकि उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी उम्मीद रही, और हमने देखा कि बहुत कम संसद चल पाई। तो ऐसे में उम्मीद जरूर रखनी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। लेकिन विपक्ष का जो रुख है वो दरअसल अब चर्चा में हिस्सा लेने का नहीं, बल्कि हंगामा मचाने का है। ये आरोप सत्ता पक्ष लगा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जरूर कोई फार्मूला निकलेगा और कामकाज ठीक होगा इस हफ्ते से ज़्यादा और बिना बाधा के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब हम रुख कर रहे हैं आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर का, जिसमें कि कर्नाटक की मैंगलुरु सिटी में कुछ मास्क पहने हुए लोगों ने फाजिल नाम के युवक को अपना निशाना बना दिया और बुरी तरह से उनके साथ मारपीट की। इस घटना में युवक की जान चली गई। इस हत्या की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से तमाम ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के मुताबिक कल शाम एक मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें फाजिल नाम के एक शख्स की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। एडीजीपी ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज हैं, जिसकी जांच की जा रही है। There has been a case of assault in which one person named Fazil, he has been killed. He succumbed to injuries and then his body was taken to AJ hospital. So now cremation is over. The situation is peaceful, and right now our officers under the leadership of CP Shashi Kumar now will focus on the investigation. There is some clue because we have got there is CCTV footages. We have to check all the CCTV footages in and around the area, and there is one vehicle which has been used for the purpose of commission of offence. So that vehicle may give us some lead, and we are sure that we'll crack the case very soon. But the thing is that such type of incidents should not take place, and Dakshin Kannada in recent past 2-3 incidents have taken place. दरअसल पिछले करीब एक हफ्ते में दक्षिणी कन्नड़ा जिला में ये तीसरी हत्या का मामला सामने आया है। जिले में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने भी कहा कि सरकार के लिए सभी लोगों की जान कीमती और एक समान है। उन्होंने सभी मामलों में सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है। For us, all incidents are equal, all murders, all life of the people are same to us. So we want to take strict actions on all the 3 cases. Whatever is necessary within the frame of law, we will do all actions. It might be UP model or Karnataka model. और इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कल बासवराज बोम्मई ने बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू के घर जाकर शोक संतृप्त परिवारों को सांत्वना दी थी। मुख्यमंत्री ने प्रवीण के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की थी। इस खबर पर जुड़ रही है हमारी संवाददाता आयशा खानम, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आयशा, जिस तरह से ये लगातार अगर एक हफ्ते की बात की जाए 3 हत्या का मामला सामने आ चुका है, क्या कोई 2 गुट हैं या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से इस तरह की एक हफ्ते में 3 हत्या देखने को मिल गई? आयशा जी देखिए, ये बड़ा सवाल आपने जो उठाया है, ठीक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के जहन में भी यही सवाल चल रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और बहुत बड़ा फैसला किया और कहा कि प्रवीण जो बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या के मामले में जो केस है, इस केस को एनआईए को सौंप दिया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री ने इसकी सिफारिश की है और कहा है कर्नाटक के स्टेट होम डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करें और ये भी सिफारिश करेंगे कि केंद्र गृह मंत्रालय इसमें एनआईए की जांच शुरू करे। तो देखिए, लगातार जिस तरह से हत्याओं का सिलसिला और खून बह रहा है इस दक्षिण कन्नड़ा में और कोस्टल कर्नाटका में, उसके बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है और लगातार शुरू से ही इस इलाके में कई सांप्रदायिक ताकतें जो है इस तरह के हालात का फायदा उठाते रहे हैं और इसके बाद राजनीति बढ़ती रही है।
और एक दूसरे पर सवाल और छीटाकशी होती रही है राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन अब जबकि पिछले 10 दिन में 3 हत्या सामने आई हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है इस तरह की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, अगर वो अपने पैर फैलाते हैं तो उन्हें कुचलने के लिए योगी मॉडल जैसी सरकार भी वो यहाँ पर लागू करने के लिए तैयार है। यानी वो एक सख्ती से एक इशारा दिया और कहा कि इस तरह की हिंसा जो है वो सहन नहीं करेंगे और कर्नाटक में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अब कड़े कदम उठा रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पूरी हत्याओं पर जो पर्दा पड़ा है उस पर से पर्दा उठाएंगे। हालांकि प्रवीण के मामले में 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि इनका जो लिंक है वो पीएफआई से हो सकता है, क्योंकि इनसे पूछताछ के दौरान ये पहलू भी सामने आया है। तो अब देखना ये होगा कि जो रिपोर्ट तैयार करेगी स्टेट होम डिपार्टमेंट, उसके बाद एनआईए को ये केस सौंप दिया जाएगा तो सच सामने आएगा और तब तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयशा, उम्मीद है कि इस कदम के बाद ये जो वहाँ पर माहौल बिगड़ा है या हत्याएं हुई हैं उस पर ज़रूर रोक लगेंगी और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पीएम मोदी ने चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। युवाओं को देश के विकास का बताया इंजन। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण मुख्यालय की रखी आधारशिला। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को भी किया लॉन्च। मॉनसून सत्र के 10वें दिन भी संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी पर बोला हमला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूसरी वर्षगांठ। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की चुनौती। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखिएगा न्यूज़ 9।